अब हेडिंग लिखो, वक्र का अभिलंब और उसका समीकरण। इसमें नहीं आएगा तो कल देख लेना, फिर से बता देंगे सवाल, लेकिन छाप के आओ एक बार। अब आज बता दें, पता चला उसको सवाल बताने के चक्कर में लटके रहे, फिर घर पे तुम लोग आराम करोगे। अभिलंब का समीकरण लिखवा देते तो घर पे कुछ काम करो। अभिलंब का क्या लिखे, वक्र का अभिलंब और उसका समीकरण। वक्र का अभिलंब और उसका समीकरण। जैसे अभी स्पर्श रेखा पढ़े थे, स्पर्श रेखा और क्या था, उसका समीकरण। तो अभी हमने स्पर्श रेखा की परिभाषा के बारे में क्या सीखा था। स्पर्श रेखा क्या थी? स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। हो गया ना? तो यहां से इस तरह से ये इसकी स्पर्श रेखा थी। हो गया ना? किस बिंदु पर खींची गई थी? x1 y1 पर। ध्यान से देखो, नाम है अभिलंब। हमको क्या पढ़ना है? अभिलंब पढ़ना है। तो सोचने वाली बात है, लंब खींचना होगा, नाम से ही स्पष्ट है। समझ गए? तो कहां लंब खींचेंगे? एक वक्र दे दिए, कह दिए इसका अभिलंब निकालो, तो खींच देंगे ऐसे लंब। ध्यान देना, लंब खींचा जाएगा तो बताओ लंब वक्र पर खींचा जाएगा। कहें कि ये रेखा इस वक्र से 90 अंश का कोण बनाती है, नाप के दिखाओ 90 अंश का बना रही है। चांदा रख के नापो, दिखेगा? ये बेचारा रेखा कहां घुमाओगे? चांदा मोड़ के घुमाओगे क्या उसको? होगा ऐसा? नहीं होगा। जो लंबवत रेखा होती है किसी रेखा के सापेक्ष ही खींची जाएगी, अर्थात हमें पहले एक रेखा पता होनी चाहिए। तो वो रेखा कौन सी होती है? स्पर्श रेखा होती है। और इसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर एक 90 अंश का कोण बना दिया जाए तो ये हो जाता है अभिलंब। परिभाषा क्या बन गई? किसी वक्र की स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। कहते हैं ना? किसी वक्र की स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तनिक सोचने वाली बात है। अगर इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, तो चूंकि दोनों आपस में क्या है? लंबवत है, तो इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1। ये तो लंबवत का प्रतिबंध है, देख रहे हो? क्योंकि दोनों क्या है? लंबवत है, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर 0 -1। m1 तो पता हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण अभी हम निकाल के आ रहे हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल के आ रहे हैं ना। m2 तुम्हें निकालना है क्योंकि m2 नया पढ़ रहे हो। तो -1 बट्टे क्या हो गया? m1 था स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो m1 का सूत्र क्या पढ़े थे? अर्थात कहे तो m का सूत्र क्या पढ़े थे? d/dx पढ़े थे ना। तो इसकी जगह तुम d/dx रख सकते हो। तो नीचे वाला भाग जाएगा ऊपर, ऊपर वाला रह जाएगा नीचे। उल्टा बोले क्या? नीचे वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऐसे बोले? अच्छा ठीक है, समझ लेना। dx बटे dy। ये क्या निकल गया जी? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? अभिलंब की प्रवणता निकालना है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल के उसका उल्टा करके चिन्ह बदल दो, नहीं तो dy/dx निकाल के उसका उल्टा करके dx/dy निकाल के उसका चिन्ह बदल दो, खत्म कर। हो गया कि नहीं हो? तो यहां से क्या निकला? इसलिए x1 y1 पर किसकी प्रवणता जी? अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता m बराबर m कहें, m2 कहें, चलो m2 कह देते हैं, खुश रहो, -dx/dy किस बिंदु पर? x1, y1 पर। देख रहे हो? कोई परेशानी? कौन परेशानी नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? मतलब जब तुम अभिलंब की प्रवणता निकालना चाहते हो तो अभी तक के सवाल में dy/dx निकाल रहे थे, अभी भी हम dy/dx ही निकालेंगे। ठीक है?
बाद में आंसर को उल्टा कर देंगे और सामने उसके कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, तब उसकी प्रवणता मिलेगी हमें। मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। वक्र का अभिलंब। तो अभिलंब क्या है, तो लिखो किसी वक्र के स्पर्श बिंदु से, किसी वक्र के स्पर्श बिंदु से किसी वक्र के स्पर्श बिंदु से हो गया स्पर्श रेखा पर लंबवत खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा पर लंबवत खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंबवत खींची गई रेखा वक्र की स्पर्श रेखा कहलाती है, वक्र का अभिलंब कहलाती है, वक्र का अभिलंब कहलाती है। हो गया। तो अभिलंब क्या है, आ गया समझ में। अभिलंब क्या है, स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबवत रेखा। तो अगर अभिलंब याद करना है या अभिलंब हमको निकालना है, अभिलंब खींचना है, तो पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता पता होनी चाहिए, तुम्हें पता हो जानी चाहिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता पता हो गई तो उसका उल्टा कर देंगे और उसका चिन्ह बदल देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे हेडिंग अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता हो गया ना। तो लिखो माना हो गया स्पर्श रेखा की प्रवणता m1, स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 और अभिलंब की प्रवणता m2 है। अभिलंब की प्रवणता m2 है। अभिलंब की प्रवणता m2 है। हो गया। उसके बाद लिखो आगे। तो हो गया। अब ये शुरू करना है, चूंकि दोनों लंबवत हैं इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1 बट्टे m1। m1 क्या था, स्पर्श रेखा की प्रवणता थी, उसका सूत्र बनता है dy dx, बनता है ना। उसका उल्टा हो जाएगा तो m2 बराबर बन जाएगा -dx dy, और जब बिंदु पर निकालना होगा तो बिंदु का मान उसी में रख देंगे। इस प्रकार से हमको अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। छाप लो जल्दी से। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट। अतः हम कह सकते हैं कि हो गया स्पर्श रेखा, स्पर्श है, ठीक है लिखो, स्पर्श रेखा बना लेते हैं, इसी से उल्टा बोलते हैं, बनाएंगे अब। देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता कोष्ठक में लिख देना m1 के व्युत्क्रम का
के व्युत्क्रम का हो गया चिन्ह बदल देने पर, व्युत्क्रम का चिन्ह बदल देने पर हो गया अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाती है। चिन्ह बदल देने पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाती है। हो गया ना? जैसे जैसे यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 बराबर, जैसे यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 बराबर, स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 बराबर हो गया 2 है, 2 है, तो अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर, अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर हो गया, बिना कुछ सोचे समझे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम करना है और उसका चिन्ह क्या कर देना है, बदल देना है। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, या ऐसे लिख लो माइनस कोष्ठक में किसका व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम। 2 का व्युत्क्रम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 किसकी प्रवणता थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता थी। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है, 2 का व्युत्क्रम करो और उसका चिन्ह क्या कर दो, बदल दो। सामने माइनस लगाते हो तो चिन्ह बदल जाता है ना, ये याद रखना। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 कितना 2। इस तरह से भी निकाल सकते हो प्रवणता को। हो गया, नीचे हेडिंग लिखो अब, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो कौन नई बात आएगी इसमें, कुछ नहीं, जो वहां पे m रखे थे यहाँ m2 रख दें, क्योंकि हम यहाँ पे m1 m2 दो चीज के संदर्भ में ले रहे हैं। जब मानक ही m2 मान चुके हैं तो समीकरण में भी यही सूत्र रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे यदि हो गया, अरे हेडिंग तो बोले तो अभिलंब का समीकरण, अब उसके अंदर लिखना है यदि हो गया x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता, यदि x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता m2 है, जल्दी जल्दी करो, यदि x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता m2 है, m2 है, तो हो गया x1 y1 से जाने वाले अभिलंब का समीकरण। तो x1 y1 से जाने वाले अभिलंब का समीकरण वही सूत्र बनेगा y माइनस y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात रहेगी, हम लोग m2 रख रहे हैं तो ज्यादा जोश में मत आना कि m2 का सूत्र माइनस dx dy है, तो वहां पता चला कि m2 माइनस dx dy रख के निकालो और यहाँ से किताब में देख के कहो सूत्र माइनस था, सर जी गलती लिखवाए थे, हम माइनस लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनस वहां भी रख के निकाले, माइनस यहाँ भी रख के निकाले, मतलब फिर वही चिन्ह पे पहुंच गए जो पहले था। इसीलिए वहां तुम माइनस रख के निकाल लो, यहाँ पे माइनस की झंझट नहीं रहेगी, हो जाएगा ना, ये याद रखना। इसीलिए हम इसका दूसरा फॉर्मूला लिखवा ही नहीं रहे हैं कि कंफ्यूजन न पैदा हो। m2 तुम पहले ही निकाल देना, निकाल लोगे, जैसे इस सूत्र से m2 तुम पहले ही निकाल देना, निकालने के बाद उसकी वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे रख देना, जैसा अभी तक हम स्पर्श रेखा के लिए करते आए हैं। हमने कहीं भी बड़ा वाला सूत्र प्रयोग किया था क्या स्पर्श रेखा के लिए,
नहीं, बस हमने यही हमेशा प्रयोग किया y माइनस y1 बराबर यम ब्रैकेट में x माइनस x1, क्योंकि इन स्थितियों में हमने पहले ही यम की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। समझ गए? तो वैसा ही तुमको यहाँ पे काम करना है कि पहले ही तुमको किसकी वैल्यू प्राप्त कर लेनी है, m2 की वैल्यू प्राप्त कर लेनी है, उसके बाद इसमें मान रख देना। यहाँ पे चिन्ह मत बदलने लगना, यहाँ पे बदले तो सवाल गलत होगा तब। चलो अब बाकी चीजें होंगी कल, सवाल छाप क्या हो इसमें, लगभग सवाल लगा सकते हो। मैक्सिमम कितना सवाल है? 16 सवाल है, 12-13 सवाल तो लग ही जाएगा, 2-3 तो बचेगा तो कल हम बता देंगे। एक सवाल बताएं क्या, मतलब कोई नई चीज है क्या इसमें? जो स्पर्श रेखा वही अभिलंब, डीवाई डीएक्स को उल्टा करना जानते ही हो, क्योंकि एक जगह अभी बताए थे जहां पे वो लंबवत था एक्स अक्ष के, उल्टा भी तो किए थे, वहां पे डीएक्स डीवाई निकाले थे। तो यहाँ पे डीएक्स डीवाई निकालना होगा, सामने चिन्ह बदलना होगा। और ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो पूरा पहले तुम यम1 ही निकाल दो, उसके बाद ये इंडिकेट पॉइंट वाला नियम लगा लो कि यम1 का उल्टा करके उसका क्या कर दो, चिन्ह बदल दो, हो जाएगा। तो दोनों तरीके से तुम कर सकते हो, और इसमें सूत्र में मान रखना है, बस उत्तर मिल जाएगा। इसमें आसान सवाल है, कठिन नहीं है। जो चीजें तुम्हारा स्पर्श रेखा के संदर्भ में बताई गई थी वही चीजें यहाँ भी मिल सकती हैं। जैसे स्पर्श रेखा में कहा गया कि 45 अंश का कोण बनाती है, समांतर है, लंबवत है, ठीक है ना, वही चीज अभिलंब के बारे में भी होगा। तो जैसे वहां पे स्पर्श रेखा को हम लोग संतुष्ट करा रहे थे, यहाँ अभिलंब को भी संतुष्ट कराना होगा। बाकी सारे तर्क वही होंगे, हो जाएगा ना? तो लगा के ले आना, नहीं लगाया तो कल बताएंगे नहीं एक को सवाल है। वक्र दिया है, बिंदु ज्ञात करना, तो ठीक इसी तरह चलना है जैसे स्पर्श रेखा में चले थे। पहले वक्र को संतुष्ट करा देना, उसके बाद स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल के उसको संतुष्ट कराओ, जो चीजें दी गई हैं। तो प्रवणता दे दे तो प्रवणता निकाल के उसके बराबर करोगे तभी तो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी तुम्हें, बराबर करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। चलो हल करके आओ, कल देखेंगे बाकी। अब चलो ध्यान दो, सवाल नंबर 17 कहता है कि एक वक्र है y बराबर साइन एक्स, इस पे मूल बिंदु से स्पर्शियां खींची जाती है, मतलब स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो सिद्ध करना है कि इसके स्पर्श बिंदु वक्र x² y² बराबर x² माइनस y² पर भी है। तो करना तुम्हें कुछ नहीं, जो वक्र y बराबर साइन एक्स है ना, y बराबर साइन एक्स, इसके मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दो। निकाल दोगे? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के बाद इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कर देना। एक काम करो, कह रहा y बराबर साइन एक्स पर मूल बिंदु से, हाँ ठीक है, जो स्पर्श रेखा निकालोगे, स्पर्श रेखा को मूल बिंदु से संतुष्ट करा दोगे। किससे संतुष्ट कराओगे? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से संतुष्ट कराने के बाद जो तुम्हारा आंसर है वही मिल जाएगा। बाकी का काम तुम्हें कुछ नहीं करना है। मतलब देखो y बराबर साइन एक्स है, आ जाओ। अब एक ध्यान दो, सवाल यहां थोड़ा अलग तरीके से बोला है। कह रहा है एक वक्र y बराबर साइन एक्स है, इस पर मूल बिंदु से स्पर्शियां खींची जाती हैं, तो सिद्ध करना है कि इनके स्पर्श बिंदु एक दिए गए वक्र पर है। कहने का मतलब जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है साइन एक्स की, उसका स्पर्श बिंदु मूल बिंदु नहीं है। याद रखे ना, स्पर्श बिंदु कुछ दूसरा है। सवाल ने क्या कहा, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा चतुर्थांश हो गया और साइन एक्स फलन ऐसे चलता है इस तरह से। ये इस तरह से साइन एक्स फलन चलता है। अब यहां पर क्या कहा गया, मिटाते हैं, अब बनाते हैं इधर, हो गया इस तरह से। देखो यहां से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इसका स्पर्श बिंदु यहां पे है, ये याद रखे रहना। कहने का अर्थ यह है कि यहां से इस पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो इसका स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु माने तो x1 y1, वो एक दिए गए वक्र पर है, मतलब एक दिया गया वक्र भी कहीं से इधर उधर जा रहा है, वहां पर स्थित। बात को ध्यान से समझना। अगर ये स्पर्श रेखा मूल बिंदु से ही दी गई होती, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से ही दी गई होती, तब ये स्पर्श बिंदु की चर्चा ही नहीं करता सवाल में। सवाल को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है।
कि मूल बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने पर सिद्ध करना है कि इसका जो स्पर्श बिंदु होगा, बात को ध्यान से समझो, हम मूल बिंदु से स्पर्श रेखा तो खींच रहे हैं लेकिन उसका स्पर्श बिंदु किसी दूसरी जगह पे है। तभी तो स्पर्श बिंदु की चर्चा किया है कि स्पर्श बिंदु एक दिए गए वक्र पर स्थित है, इसीलिए हमको यहाँ पे स्पर्श बिंदु अलग मानना होगा और मूल बिंदु अलग मानना होगा। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा? स्पर्श रेखा तो पहले तुम निकालोगे, कहां पर, किस बिंदु पर, x1 y1 पर, और ये कहां से खींची गई थी? मूल बिंदु से खींची गई थी, अर्थात यह रेखा कहां से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी और मूल बिंदु से क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। हो गया ना? तो पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, किस बिंदु पर? x1 y1 पर। हो जाएगा? x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के बाद इसको 0,0 से संतुष्ट करा दो, तुमको आंसर मिल जाएगा जो ले आना है। क्यों? क्योंकि x1 y1 का मान चाहिए ना तुम्हें। मान नहीं मिले तो कोई उसका बिंदु पथ मिल जाए, वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो हम वही प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला काम, इसको लिख लिए हो, नीचे मानोगे माना स्पर्श बिंदु क्या है, पता है? नहीं पता है, x1 y1 है, इसको मान लोगे, इसलिए यह इसे क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। हो गया ना? तो y1 बराबर क्या बनेगा? sin x1। जरूरत नहीं थी कोई मानने की, लेकिन अभी पता चला बाद में कुछ मान रखना हुआ, और x y ही हम लेके चले तो स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल के उसको किससे संतुष्ट कराना है? 0 0 से संतुष्ट कराना है। तो जब तक हमारे पास समीकरण नहीं होगा तब तक हम संतुष्ट नहीं करा सकते, इसीलिए हम x1 y1 मान रहे हैं। अगर बिंदु निकालना होता तब नहीं मानते। अब आगे देखो क्या करेंगे। इतना मान लिए तो 2 माने, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा जी? dy dx बराबर d dx ऑफ sin x, sin x का अवकलन cos x। इक्वेशन नंबर नहीं, प्रवणता निकालनी है ना हमें, किस बिंदु पर? x1, y1 पर प्रवणता। हो गया? क्या हो जाएगा? m बराबर dy dx किस बिंदु पर? x1 y1 पर। हो गया? अब देखो dy dx का मान क्या है जी? cos x किस बिंदु पर? x1 y1 पर। तो x की जगह क्या रखना होगा? x1 रखना होगा। ये प्रवणता यम आ गई, इसलिए x1 y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा क्या होगा? y माइनस y1 बराबर यम ब्रैकेट में x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर cos x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यही हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। यही स्पर्श रेखा का समीकरण है, लेकिन अभी तो जो हमको चाहिए था वो आया नहीं। अब आगे क्या काम करोगे ये देखो। कहा गया कि जो फलन है हमारा, ये फलन कौन सा था? y बराबर sin x। इसकी जो स्पर्श रेखा है कहां से खींची गई है? मूल बिंदु से खींची गई है। तब सिद्ध करना है कि इसका जो स्पर्श बिंदु है एक दिए गए वक्र पर होगा। ये एक दिया गया वक्र है, इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, ये जो मूल बिंदु था वो नहीं स्पर्श बिंदु है। अगर मूल बिंदु ही स्पर्श बिंदु होता तब इस वक्र की कोई चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि इस वक्र का समीकरण देखो क्या दिया है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है ना। अगर यह वक्र मूल बिंदु से होकर जाता तो मूल बिंदु अवश्य ही इसे संतुष्ट करता। करता कि नहीं करता? और अगर मूल बिंदु संतुष्ट कर देगा तो देखो 0 0 0 हो जाएगा ना वहां पे।
तो ये ध्यान दिए रहना, इसलिए वहां से नहीं जाएगा ये। अब क्या करना है हमको, स्पर्श बिंदु ये अलग से है, स्पर्श बिंदु का हमको निकालना है। 0,0 से खींची गई स्पर्श रेखा है और किस बिंदु से जा रही है, y बराबर साइन एक्स के, x1 y1 से जा रही है, अर्थात x1 y1 स्पर्श बिंदु है, तुमने उस पर समीकरण निकाल दिया है। अब लिखोगे यह स्पर्श रेखा कहां से जा रही है, क्योंकि यह स्पर्श रेखा कहां से खींची गई थी, मूल बिंदु से खींची गई थी, अर्थात 0,0 से खींची गई थी, इसलिए यह इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जाहिर सी बात है, कोई वक्र चाहे कोई रेखा अगर किसी बिंदु से होकर जाता है तो वह बिंदु उसे संतुष्ट करता है। ये क्या है, x और y का मान, तो बिंदु के x और y का मान उठाओ और इसमें रख दो। ये वाला यहां, अरे तो स्पर्श रेखा कहाँ है, स्पर्श थोड़ी न करना है, रेखा जा रही है, याद रखे हो। ये रेखा तुम्हारा ऐसे आ नहीं रही है, यहाँ पे देखो 0,0 से, इसलिए रेखा के समीकरण को संतुष्ट करा रहे हैं, वक्र को नहीं संतुष्ट कराए हैं। याद रखे रहना, वक्र को हमने 0,0 से नहीं संतुष्ट किया है, वक्र को 0,0 से संतुष्ट कराए क्या, नहीं, वक्र नहीं संतुष्ट कराए। याद रखे रहना, वक्र का बिंदु तो यहाँ पे, अभी अगर 0,0 से जाता तो इसको 0,0 से यहाँ संतुष्ट कराते हैं, कराए हैं, नहीं कराए हैं। ये केवल रेखा जा रही है उससे। अभी जैसे तुम्हारा सवाल नंबर था, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 कहा गया था ना, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है, उसका स्पर्श बिंदु नहीं मूल बिंदु पर है। उसमें भी देखो बिंदु पूछा है कि वह बिंदु ज्ञात करो जहां से खींची गई स्पर्श रेखा कहां से जाती है, मूल बिंदु से जाती है। तो वैसे ही यहां पर भी है कि बिंदु हमें नहीं पता है, लेकिन खींची गई स्पर्श रेखा कहां से जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है, इतना पता है हमको, समझ गए। तो इसीलिए तो हमने क्या किया, स्पर्श बिंदु नहीं पता था तो स्पर्श बिंदु x1 y1 मान लिए, निकालने का कोई हमारे पास साधन भी नहीं था, इसलिए हमने x1 y1 पर ही क्या निकाल दिया, रेखा का समीकरण निकाल दिया। अब जब रेखा का समीकरण निकल गया तो चूंकि यह कहां से जा रही थी, मूल बिंदु से जा रही थी, इसीलिए मूल बिंदु इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इस स्थिति में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस y1 बराबर cos x1, फिर 0 माइनस x1, तो माइनस y1 बराबर माइनस x1 इंटू cos x1, माइनस से माइनस कट जाएगा, नोट करो, फिर देखते हैं आगे तक। कॉस परेशान कर रहा है, इसको समाप्त करना होगा। इसको समाप्त कैसे कीजिएगा, वर्ग कर दो, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करोगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और देखो साइन x का मान यहाँ पता है, ठीक है। अभी ध्यान दो, अब देखो यहां से माइनस काट सकते हैं, तो हमको y1 बराबर मिलेगा x1 इंटू कॉस x1। अभी जो हमें प्रूफ करना है उसमें कॉस या साइन नहीं चाहिए, जो प्रूफ करना है नीचे देखो क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हो गया ना। तो सबसे पहला काम इस कॉस को हमें समाप्त करना होगा। कॉस को समाप्त करने के लिए कॉस का मान x1 या y1 के पद में पता होना चाहिए। क्या ज्ञात है, अभी हमने देखा कि हमें दूसरा समीकरण मिला था y1 बराबर साइन x1, तो साइन का पता था लेकिन कॉस का नहीं पता था, तो इस कॉस को हम किसमें बदल दें, साइन में। कॉस साइन में कब बदलेगा, जब वर्ग होगा। क्या होगा जी, वर्ग। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्ग करने पर,
y1 का स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x1। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हो, तो मान रख दो। अब कहां से, अब समीकरण 2 से, तुमने समीकरण 2 यही अभी ऊपर देखा था, तो y1 स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगा इसकी जगह x1, y1 बन जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो गया ना। इसका गुणा करा लो तो y स्क्वायर, ये y1 स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दो, x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर माइनस क्या y1 स्क्वायर, हो गया ना। अतः या अथवा लिख सकते हो 1 1 अगर छोड़ दो तो क्या बनेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। वक्र पर कौन सा बिंदु स्थित होगा, x1 y1 स्थित होगा। क्यों स्थित होगा जी, क्योंकि अगर x1 y1 स्थित है तो यह इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा ना। तो इसमें देखो x1 y1 रखने पर यही तो हमको मिल रहा है, तो भी उसका x1 y1 हटा के केवल उसकी जगह क्या कर दिए हैं, x y कर दिए हैं, जो उनको प्रूफ करना था वही आ गया। हो गया, नोट कर सकते हो। इसके बाद कौन सा बताना, खत्म करें आगे चले, और कोई अभी टाइम लगता है इसमें 22 नंबर। चलो चलो ध्यान देते हैं। अब हम लोग, कल हम लोग ने देखा कि जिग्मोंडी ने अति सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद यह देखा, क्या देखा, कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त अवस्था के कणों के प्रतिबिंब, कण तो दिखे नहीं थे, उनके प्रतिबिंब दिखे थे। तो कणों के प्रतिबिंब पराग कणों की बात टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी इधर गए, कभी इधर आ गए, कभी इधर गए, यहाँ आ गए, यहाँ पहुंच गए, इधर चले गए, इधर चले गए, अब कैसे जा रहे हैं पता नहीं, कैसे जा रहे हैं। यही था हमारा कौन सा गति, ब्राउनी गति। तो इसको चित्र बना लो, अब आगे बढ़े। अब ये थोड़ी है कैमरे की तरह बनाना, बस तिरछा उर्छा तुमको बनाना, चाहे जैसे बना लो। अब तिरछा चक्कर लगाना पसंद थोड़ी था कि हमारी तरह चक्कर लगाएगा वो। जैसे तुम्हारा बन जाए वैसे 2 4 5 लाइन तिरछा बना दो इधर उधर, 1 2 बार काट देना, जैसे लगे कि हाँ जहां से आया था वहां भी जा सकता है। यहाँ बना लो, इसको बना के लिखो ब्राह्मणी गति, तब नीचे व्याख्या करना शुरू करें कि ऐसी गति हो क्यों रही है। एकदम यही नहीं बनाना है, अरे तिरछा उर्छा कुछ बना लो तुम, इधर से लेके चलो, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे बनाना, कैसे भी बना लो, उसको गति करना बेचारा जैसे भी गति कर ले। हम थोड़ी ना उसमें कदम खाए कि इसी तरह दस कराएंगे, जैसे उसको मारेंगे उधर ही भागेगा।